तक हमने नाइन्थ कंप्यूटर साइंस, जैसे मैंने बताया था कि नई बुक आई है, तो 3 लेक्चर जो है इसके हम जो है वो दे चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्टेप्स की। दूसरे लेक्चर में स्टूडेंट हमने बात की थी एल्गोरिदम, उसका पूरा जो है वो टॉपिक हमने कवर किया था। जो लेक्चर 3 है स्टूडेंट, उसमें हमने जो है वो फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके जो है वो डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स की थी, और मैंने कहा था कि उसको अपने घर में परफॉर्म ज़रूर करना है। आज बेटा हम लेक्चर 4 शुरू करने जा रहे हैं, और लेक्चर 4 जो है उसमें स्टूडेंट हम टेस्ट डाटा, उसकी टाइप्स, फिर उसमें एक टॉपिक है ट्रेस टेबल क्या होता है, फिर वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, वैलिडेशन क्या चीज़ है। तो कोशिश करेंगे इसके जो रिमेनिंग इस चैप्टर के जितने टॉपिक हैं उसको कवर किया जा सके। तो आइए स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हमने 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 लेक्चर 4 शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसमें आज बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले टेस्ट डाटा, फिर बेटा हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, ट्रेस टेबल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या चीज़ है, और आखिर में बेटा हम इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपने लेक्चर पे बेटा फोकस करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट टेस्ट डाटा। अब स्टूडेंट टेस्ट डाटा क्या होगा? दी डाटा, टेस्ट डाटा इज यूज टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट। इसमें स्टूडेंट जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमने चेक करना होता है कि क्या जो हमने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग करना। हम मुख्तलिफ किस्म की जो, जैसे आपको याद होगा हमने लेक्चर 3 में फ्लो चार्ट किए थे जिसमें मैं वेरिएबल्स को वैल्यू देता था, सपोज करता था, और उस फेज को बेटा हम क्या कहते थे? टेस्टिंग करना। फ्लो चार्ट प्रोग्राम नहीं होता। फ्लो चार्ट इसके बाद हम कोडिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, फिर प्रोग्राम बनता है। तो हमने क्या किया था? फ्लो चार्ट जब हमने ड्रॉ किया था तो हर वेरिएबल्स को वैल्यू सपोज करते उसको टेस्टिंग किया था कि ये ना हो कि जब हम कोडिंग करें तो पता चले कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक नहीं है। तो किसी भी प्रॉब्लम के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन से पहले, उसको प्रैक्टिकली वर्किंग ऑर्डर में लाने से पहले उसको करेक्ट चेक करना कि हाँ वो करेक्ट है या नहीं, उसमें 100% परफेक्शन है या नहीं, तो आप जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसको बेटा क्या करते हैं? टेस्ट डाटा। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द सम प्रॉब्लम। कहता है टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी है। कोई भी डिफेक्ट्स, एरर, जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमें जो है उसकी टेस्टिंग जो है वो करना होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन। इफ one solve the problem and someone else use that solution for the commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of that solution। कहता है अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन को जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो जब कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है तो उसकी जो 100% उसकी करेक्टनेस को इंश्योर किया जाता है। और उसकी करेक्टनेस को जब हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट, वो बेटा हम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल 1 कहते हैं, इफ वी डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर द फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट यूजिंग इट, देन एनी एरर इन दैट सॉल्यूशन में रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉस। सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशन। बस सपोज करें कि आप कोई फाइनेंस के हवाले से कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन देते हैं, और जब आप सॉल्यूशन देने के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए तो पता चला कि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, तो ऐसी सूरत में जो है फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं किसी बैंक वाले को, किसी आप
और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फाइनेंशियल इशू को डील करता है, तो उस फाइनेंशियल इशू को जो डील करने वाला सॉफ्टवेयर है उसको पहले टेस्ट ज़रूर कर लें। ये ना हो कि जब हम उस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली वर्किंग ऑर्डर में लेके आएँ तो पता चले कि उसमें बहुत से फ्लॉज हैं और इसमें फाइनेंशियल लॉस जो है वो उसका जो है वो होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल 2 कि कार इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार इट इज़ यूजली टेस्टिंग विद रिमोट ड्राइवर हु हिट द कार विद वॉल। It is used to test whether the airbags and other security system are function or not. Moreover, it is also allow the car designer to suggest further security measurement to reduce the damage. कहते हैं सपोज करें, ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि जब भी कोई कंपनी नई कार बनाती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। अब टेस्टिंग एक्चुअल ड्राइवर तो अंदर नहीं बैठा होता, कोई रोबोट बैठा होगा, वो जो है वो गाड़ी को किसी जो है वो दीवार के साथ हिट करके देखेगा कि अगर जो है वो सपोज अगर उस गाड़ी को दीवार के साथ हिट किया जाए तो क्या जो सिक्योरिटी के लिए बलून्स हैं वो फ़ौरन ओपन होते हैं या नहीं होते। ठीक है जी, ये ना हो कि इसमें जो है वो फ्लॉ रह जाए और जब उस कार को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए पता चले कि यार ये तो 100% परफेक्शन नहीं थी और जिसमें जो है वो कैजुअलिटी का अंदेशा हो, किसी की जान जाने का अंदेशा हो, तो ये भी जो है ये बेसिकली टेस्टिंग में होगा। जैसे आपको पता है, जैसे हमारे जो है वो इधर लाहौर में जो है वो एक ट्रेन सर्विस है जो मेट्रो ट्रेन सर्विस के नाम से, तो उसमें अब पिछले दिनों उन्होंने जो उसकी टेस्टिंग की तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वज़न ज़्यादा डाला। अब मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट करें, पहले उसने थोड़े से पैसेंजर बिठाए, फिर और बहुत ज़्यादा पैसेंजर जो है वो बिठा के उसको टेस्ट किया गया, फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाला ताकि हर हवाले से जब वो ट्रेन जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो तो किसी तरह से भी वो जो है उसमें उसकी करेक्टनेस में जो है वो सवालिया निशान आए। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाती है तो जो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइनर है वो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले हर तरह से इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए तो उसमें किसी न किसी तरह से उसमें खामी ना आए और जो है कस्टमर जो है उसके लिए कंप्लेन का मौजब बने। तो इसी तरह जब डिफरेंट किस्म की कार्स वगैरह बनाई जाती हैं, कोई प्रोडक्ट बनाई जाती हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो स्टूडेंट उसकी टेस्टिंग जो है बाद दफ़ा टेस्टिंग का मरहला बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है जब तक कि जो डिज़ाइनर है उसको 100% श्योरिटी नहीं हो जाती। फिर बाद दफ़ा ये भी होता है कि टेस्टिंग के दौरान जो है अगर टेस्टिंग पे वो प्रोडक्ट 100% पूरी नहीं जो है आती, उसमें कुछ फ्लॉ रह जाते हैं तो फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। कोई भी जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जाती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो जो कंपनी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट करती रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब टाइप ऑफ टेस्ट डाटा में सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा। इट इज़ डाटा दैट इज़ वैलिड विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम की जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उसके क्या जो इनपुट आप करवा रहे हैं उसकी लिमिट के मुताबिक है। मसलन इफ़ द एल्गोरिदम इज सपोज टू बी टेकन अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 to 50, एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 50 इज़ वैलिड। मतलब आप कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने लेक्चर 3 में फ़्लो चार्ट बनाया था, उसमें हमने डिफरेंट किस्म के फ़्लो चार्ट, जैसे एक फ़्लो चार्ट था जिसमें हमने और नंबर फाइंड करने थे, स्टार्टिंग वैल्यू और लिमिट। अब उसमें स्टार्टिंग वैल्यू में देनी पड़ती थी और लिमिट देनी पड़ती थी कि स्टार्टिंग वैल्यू मैंने सपोज 1 दे दी, लिमिट मैंने 50 दे दी, तो मेरा एल्गोरिदम उस लिमिट के अंदर ही रहेगा। जैसे उस लिमिट से क्रॉस करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपने जो टेस्टिंग है विद इन अ वैल्यू ही करनी है। तो ऐसे इस किस्म के डाटा को जो हम फर्जी डाटा दे के किसी भी चीज़ को चेक करते हैं उसको हम कहते हैं वैलिड टेस्ट डाटा। तो इसकी जो है वो एग्जांपल यहाँ लिखी हुई कि इफ़ द एल्गोरिथम इज सपोज टू बी टेकन न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 50 एज ए इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 50 इज़ वैलिड। क्या आप वैल्यू 1 और 50 के दरमियान में देंगे तो ये वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनवैलिड। अब बिल्कुल उसका उलट कर लें, इट इज़ अ डाटा दैट इज़ इनवैलिड विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, कि जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मसलन इफ द एल्गोरिदम इज सपोज टू बी टेकन न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 50 एज इनपुट बट द इनपुट इज नॉट बिटवीन 1 to 50। आपने जो एल्गोरिदम बनाया है, जो सोल्यूशन बनाया है, उसमें आपने इनपुट जो है 1 और 50 के दरमियान में रखनी है।
मगर आप जो इनपुट है 1 और 50 के दरमियान में नहीं रख रहे, ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, आपका इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा, यानी जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जो वैल्यू है वो एंटर नहीं कर रहे। नेक्स्ट है जी बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू। ए सोल्यूशन इज टेस्ट ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू, यानी ऐसा टेस्ट डाटा जिसमें हम एल्गोरिथम जो है उसको वैल्यू बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू पे दें। मसलन टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट 0 और वेरी लार्ज अमाउंट, यानी हमने जो है वो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है तो यहाँ तो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जैसे 0, या बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू हो बहुत बड़ी हो। तो जब ऐसी टेस्टिंग जिसमें हम वैल्यू या तो बहुत छोटी दें या बहुत बड़ी दें, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो टेस्टिंग को हम क्या कहेंगे, ये बाउंड्री टेस्ट है। नेक्स्ट है बेटा एब्सेंट डाटा। It is also important to investigate that the solution still work if less number of input are given than expected. If a system asks to enter driving license number, then everyone can provide this information. अच्छा, एब्सेंट डाटा की एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे आप एटीएम मशीन पर एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो आप उसका कोड एंटर करते हैं। अब कोड में सपोज जो है 4 डिजिट है, आप गलती से 6 एंटर कर रहे हैं, एब्सेंट डाटा है ना, ठीक है जी। तो आप 2-3 दफ़ा ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको जो एटीएम मशीन वो सपोर्ट करना बंद कर देती है, बाद दफ़ा आपका कार्ड भी जो बैंक वाले ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए इफ़ द सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी जो है वो आपको कहा जाए कि आप अपना जो है वो आईडी कार्ड का नंबर दें, आईडी कार्ड नंबर यूनिक है, एब्सेंट डाटा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दें, ठीक है। तो ऐसा डाटा जो है एब्सेंट डाटा जिसका आपको ही पता है, ठीक है। बाद दफ़ा आप जो है वो अपना जो है वो एटीएम जो कार्ड है वो आपको इसके कोड का पता, तो आप इसको यूटिलाइज करेंगे, आपने किसी को बताया हुआ है कि जनाब मेरा जो एटीएम का कार्ड उसका नंबर ये, तो वो बेसिकली क्या है आपका वो एब्सेंट डाटा है, ठीक है। वो आपको पता है, आपको जिसको आपने बताया उसको पता है, वो उसको यूज़ करेगा। तो इस किस्म के डाटा को बेटा हम क्या कहते हैं, एब्सेंट डाटा। नेक्स्ट स्टूडेंट रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। It is wise to check how the system react on the entering data in wrong format, कि आप जो टेस्टिंग करते हुए डाटा जो वो गलत दे रहे हैं। मसलन गिविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू एज ए इनपुट व्हेन अल्फ़ाबेट इज एक्सपेक्टेड, आपने वैल्यू देनी थी, मसलन आपने एंटर करवाना था, आपसे कोई आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको वो कहता है जी एंटर नेम, आप गलती से रोल नंबर दे रहे हैं, या जहाँ पे आपने रोल नंबर एंटर करना था वहाँ आप नेम एंटर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका क्या है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है, टेस्टिंग जो है वो गलत होगी, ठीक है। तो कहीं आपने अल्फ़ाबेट से एंटर करना था, आप वहाँ पे नंबर एंटर कर रहे हैं, नंबर एंटर करना था आपने अल्फ़ाबेट से एंटर करना था, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट जो है एंटर कर रहे हैं। ये स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट डाटा और उसकी टाइप्स, ये 5 जो है टाइप्स हैं टेस्ट डाटा की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम शुरू करते हैं ट्रेस टेबल। अब ट्रेस टेबल अभी हम बनाएंगे भी। ट्रेस टेबल स्टूडेंट क्या होता है, ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस। किसी भी एल्गोरिथम के अंदर से लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई इसके अंदर लॉजिकल एरर नहीं है, तो आप स्टूडेंट ट्रेस टेबल बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा। ए ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम in order to make sure that no logical error occur while the algorithm is being processed। अब इसमें हम आम तौर पर अभी मैं आपके सामने एक जो है वो ट्रेस टेबल बनाऊंगा अभी कि यूजली टेक फ्रॉम मल्टीपल कॉलम होती हैं, रोज होती हैं, ईच कॉलम शोइंग नेम ऑफ डाटा एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज ऑफ डाटा एट ईच टाइम। अब टेस्ट डाटा के लिए सबसे पहले ये एक स्टूडेंट एल्गोरिथम है मेरे पास, इसको ज़रा आप देखिएगा और इसको समझिएगा। कहता है रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल बास्केट फुटबॉल टीम, वी नीड स्टूडेंट हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। बस आपने अपनी फुटबॉल टीम स्कूल की फुटबॉल की जो टीम है उसके लिए आपने जो है वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, पर उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 144 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 164
सेंटीमीटर के इक्वल या लेस। ये एक एल्गोरिथम है, इसी का फिर हम आगे चल के स्टूडेंट ट्रेस टेबल बनाएंगे। तो देखिएगा स्टेप 1 पे स्टार्ट, सबसे पहले सेट काउंट इज इक्वल टू 0। अभी चूंकि हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी 0। स्टेप 3 पर सेट ऑल हाइट्स, अब हमारे पास हाइट क्या है 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 143, ये सारी मेरे पास हाइट्स अवेलेबल है। स्टेप 4 में मैंने क्या किया, कोई सी एक हाइट, पहली हाइट सेलेक्ट कर लिया। पहली हाइट मेरे पास क्या है जी 154, तो नीचे कंडीशन लगी हुई। अब यहाँ पे स्टेप 4 और 5 हमारा बार बार चलेगा। कंडीशन लगी हुई कि इफ हाइट ग्रेटर देन 44 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164। अब पहली हाइट मेरे पास क्या है 154, तो कंडीशन ट्रू है। जो 154 है वो 144 से ज़्यादा है और 164 से कम है, तो साथ क्या करे, देन सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू में क्या करे, एक वैल्यू जो वो इंक्रीज कर दे। अब काउंट मेरे पास पहले का था 0, 0 प्लस 1, 1, ठीक है, और साथ ही आउटपुट काउंट करे। फिर ऊपर जाए, अब स्टेप 4 पे अगली वैल्यू ले ले। अब अगली वैल्यू क्या है 140। अब दोबारा फिर स्टेप 5 पे आके कंडीशन चेक करेगा, इफ हाइट ग्रेटर देन 144, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे एंड से मुराद ये है कि जो भी हाइट हो 144 से ज़्यादा हो और 164 से लेस हो, तब भी वो काउंट में इंक्रीमेंट करेगा। अब जब दूसरी वैल्यू मैंने 140 ली है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, लिहाजा देन सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 में वो काउंट में कोई इजाफा नहीं होगा। काउंट में इजाफा कब होगा 1 वैल्यू का, जब काउंट की वैल्यू 144 से ज़्यादा होगी, 164 से लेस होगी, तो लिहाजा काउंट की वैल्यू 1 ही रही। फिर ऊपर जाएगा, अगली हाइट ले ली। अब अगली हाइट क्या है 155। अब जब 155 ली तो स्टेप 5 पे हाइट ग्रेटर देन 144, यस, लेस देन 1, कंडीशन ट्रू, तो काउंट में फिर इंक्रीमेंट कर देगा। काउंट बेटा मेरे पास पहले क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 2। इस तरह ये जो है वो चलता जाएगा। अब इसमें उसके बाद 164 लेगा, 164 भी जो है कंडीशन जो है वो ट्रू है, जो है वो 144 से ज़्यादा है और 164 यानी कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट 144 है। अब 144 पे काउंट में इजाफा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 140 उसने कहा जी 144 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 144 जो है वो इक्वल है, 144 से ज़्यादा नहीं, लिहाजा इसमें काउंट में इजाफा नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा 160। अब 160 में भी काउंट का इजाफा नहीं करेगा। अब 160 जो है वो नहीं 160 पे भी काउंट का इजाफा करेगा। उसने कहा जी 144 से ज़्यादा हो और 164 से लेस हो, तो 164 से लेस 160 है, ये भी कंडीशन जो वो काउंट में इजाफा करेगा। जो आखिरी वैल्यू है उसमें काउंट में इजाफा नहीं करेगा। आखिरी वैल्यू क्या है 143। अब 143 जो है वो 144 से ज़्यादा नहीं है और 164 से लेस है, मगर पहली वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है। तो आप यही एल्गोरिथम जो है स्टूडेंट हमने आगे चल के ट्रेस टेबल में यूटिलाइज किया। तो अब आ जाइएगा ट्रेस टेबल पे। अब ट्रेस टेबल में देखिएगा, आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप जो जितने आपके एल्गोरिथम के स्टेप थे सारे वो यूज़ किए गए। उसके बाद ऑल हाइट्स और फिर हाइट। तो सबसे पहले स्टेप 1 में तो कोई चेंज नहीं हुई। अगर आप देखें तो आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी कि स्टेप 1 नो चेंज। उसके बाद स्टेप 2 काउंट की वैल्यू क्या है 0, ऑल हाइट्स और हाइट में कोई चेंज नहीं आई। फिर स्टेप 3 में देखिएगा तमाम की तमाम जो अवेलेबल हाइट्स हैं वो मेरे पास जो है वो अवेलेबल हैं। अब इसमें सबसे पहले स्टेप 5 पे मैंने क्या किया, पहली हाइट ली। स्टेप 4 में जाके मैंने पहली हाइट ली 154। जब मैंने पहली हाइट 154 ली तो साथ ही काउंट में एक वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको स्टेप 5 पे काउंट इज इक्वल टू काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। फिर अगली वैल्यू ली है 140। अब 140 जो है 144 से ज़्यादा नहीं है, तो काउंट की वैल्यू में स्टेप 5 में कोई चेंज नहीं आई। फिर अगली वैल्यू 155 जो 144 से ज़्यादा 164 से लेस है, लिहाजा काउंट की वैल्यू स्टेप 5 में क्या हो गई 2। फिर स्टेप 4 में जाके अगली वैल्यू ली 164 और काउंट की वैल्यू क्या होगी 3। फिर लिया 144। अब 144 देखिए 144 जो है वो इक्वल है, ज़्यादा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, लिहाजा
स्टेप वंस अगेन जो है वो काउंट की वैल्यू 3 रही, फिर काउंट की वैल्यू 4 हो गई, फिर काउंट की वैल्यू 5 हो गई, आखिरी देखें काउंट की वैल्यू 5 ही रही है, क्योंकि 160 जो है वो उससे जो है वो जो 143 सॉरी लास्ट सेकंड लास्ट में 143 जो है वो 144 से ज़्यादा नहीं है, लेस है। तो लिहाजा आखिरी जो स्टेप है स्टेप 5 उसमें कोई चेंज नहीं होती। इसमें देखिए जब वैल्यू 144 से ज़्यादा होगी और 164 से लेस होगी तो वो काउंट में इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो काउंट में इंक्रीमेंट नहीं करेगा। तो इस तरह ये सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो कहाँ रहा, स्टेप 4 और 5 में। स्टेप 4 में हमने वैल्यू ली, स्टेप 5 में हमने कंडीशन चेक की और काउंट की वैल्यू में जो है इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये वाला एल्गोरिदम, ये जो हमने पीछे किया था एल्गोरिदम, ये आपने ये करना कि ये वाला एल्गोरिदम आपने अपने जो है वो रजिस्टर पर इसको नोट करना, इसको खुद से जो है एग्जीक्यूट करके देखना है। काउंट इज इक्वल 0, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट, काउंट इज इक्वल 0, ऑल हाइट्स 154 140 ये वैल्यूज़ दी होंगी, फिर आपने हाइट्स दी यहाँ पे इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 लेस देन 164 पर सेट किया, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ देखना है पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं हुई, यहाँ हमारी हाइट्स दी गई हैं, ठीक है, पहले में कोई चेंज नहीं, 1 हुआ, ठीक है, काउंट 12 हुआ, फिर 140, फिर 140 जो कि 144 से जो है वो ज़्यादा नहीं, फिर काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई, फिर स्टेप 2 काउंट की वैल्यू 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर यहाँ पे देखिए कोई चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि 144 जो है वो 144 के इक्वल तो है मगर हमें ग्रेटर चाहिए, लिहाजा काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुई। फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर काउंट की वैल्यू 5 रही। क्यों? इसलिए कि 143 जो है वो 143 जो है 144 से लेस है, जबकि हमें 144 से ज़्यादा चाहिए। तो इसको स्टूडेंट आपने खुद से भी ये एल्गोरिथम बनाना है और इस ट्रेस टेबल को आपने खुद से इसको घर में गो थ्रू करना है एक दफ़ा। नेक्स्ट बेटा है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो देखिएगा सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या चीज़ है। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem for which it is designed। कहता है वेरिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमने जिस पर्पस के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या उसी को वो सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। डेफिनेशन स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा, वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट इज डिजाइन। बस इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, कहते हैं इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट देन वेरिफिकेशन मीन टू नो दैट द गिविंग रिजल्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट और प्लेन इंटरेस्ट। कहता है कि सपोज आपसे कहा जाता है कि किसी भी अमाउंट पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो उस अमाउंट पर, आमतौर पर ये बैंक वालों जो करते हैं कि आपने उस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया या प्लेन इंटरेस्ट, इसको हम बेटा क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन। इसी तरह वैलिडेशन क्या होगा, वैलिडेशन मीन टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कि वैलिडेशन में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है भी या नहीं। बस आपको कहा जाता है कि इस अमाउंट पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो यह श्योर करनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड किया जाए। फिर वैलिडेशन में हम चेक करेंगे कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दुरुस्त तरीके से फाइंड किया भी हुआ या नहीं। तो वैलिडेशन मीन टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। सेम ऊपर वाली एग्जांपल को, इफ यू आस्क्ड टू गिव द सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देन वैलिडेशन मीन टू नो वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। कि हमने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि क्या दुरुस्त जो है वो इंटरेस्ट फाइंड किया गया या नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी ज़रा हम कॉमन एग्जांपल भी देखते हैं कि सपोज आपको कहा जाता है जी लेट्स assume that you are going to pizza shop and order to chicken pizza. Your taste, your requirement that there should be less spicy. You can expect that it would taste good. When the pizza arrive, you can observe that it is chicken pizza. This is called verification. Now, when you are eat the pizza, you can check whether it is less spicy or not. It tastes good or not. This is called validation. अब ज़रा समझिएगा इसको कि आप किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पे पिज़्ज़ा खाने के लिए ऑर्डर करते हैं तो
आप उसको कहते हैं जी चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और लेस स्पाइसी होना चाहिए, और टेस्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप पिज़्ज़ा आपके पास आता है घर में, तो आप सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये चिकन पिज़्ज़ा ही है। तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे, आपने वेरिफिकेशन की है कि वो चिकन पिज़्ज़ा है या नहीं। उसके बाद आपने चेक किया कि क्या उसका टेस्ट ठीक है, वो लेस स्पाइसी है। तो ये आपने बेटा क्या किया, वैलिडेशन की। ठीक है, तो इस टॉपिक को बेटा आपने अच्छी तरह देखना है। ठीक है, वेरिफिकेशन, दोबारा इसकी डेफिनेशन देखिएगा। वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सम प्रॉब्लम और नॉट, इसकी कोई सी भी एग्जांपल दे सकती हैं। और वैलिडेशन मीन टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। फिर आपने ये पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल की। अब ज़रा इसको बेटा हम लेक्चर को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस लेक्चर का रिव्यू देखिएगा। आज बेटा हमने जो टॉपिक कवर किया वो क्या था, टेस्टिंग। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट डाटा इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट। टेस्ट डाटा में हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की या जो हमने प्रोडक्ट जो है वो बनाई है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं। टेस्टिंग करना, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको चेक करना कि ये 100% करेक्ट है, इसमें किसी किस्म का फ्लॉ तो नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेट है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो हमने बात की थी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में हमें उसके डिफेक्ट देखने होते हैं, एरर देखने होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को कमर्शियल पर्पज़ पे आप जब यूज़ करते हैं तो उसको ये इस चीज़ को एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ देयर सोल्यूशन। तो आप उसकी प्रोडक्ट की 100% सोल्यूशन के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने स्टूडेंट एक एग्जांपल की थी कि अगर सपोज़ करें आप फिनांस मैनेजमेंट के लिए कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसको आप पहले उसको टेस्ट करें, बजाय कि अगर आप बगैर टेस्ट किए उस प्रोडक्ट को जो है आप लॉन्च कर देंगे, उस ऐप को आप लॉन्च कर देंगे, तो आपके लिए फिनेंशियल लॉस का जो है वो चांसेस हो सकते हैं। फिर इसमें बड़ी एक फेमस एग्जांपल थी कि जब भी कोई नई गाड़ी बनाई जाती है, कोई नई कार बनाई जाती है, तो सबसे पहले जो है उसको रिबोट, अब देखो एक्चुअल तो इंसान नहीं चेक करेगा, अब दीवार में जो है वो उसको हिट करना गाड़ी को, तो रिबोट यूज़ करेंगे। तो रिबोट के ज़रिए उसको हिट किया जाता है किसी दीवार पे। फिर उसके एयर बैग्स चेक किए जाते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पे जो एयर बैग्स जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होती हैं, कि जैसे ही अगर आप उसको हिट किया है दीवार में, वॉल में, तो क्या फ़ौरन बलून ओपन हुए या नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह ये कार डिज़ाइनर को जो है वो इस चीज़ की सजेशन जब आप टेस्टिंग करते हैं तो बाद दफ़ा उसमें फ़्लॉ होते हैं, तो जो डिज़ाइनर हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ज़रूरी नहीं कि गाड़ी की हो, कार की हो, तो वो इस चीज़ को भी जो है सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें क्या क्या मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट कैन बी हेल्प टू मेक अ कार सेफ, सो टेस्टिंग हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी। जब आप किसी कार का, किसी गाड़ी का टेस्ट करते हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो कार जो 100% सेफ बने और उसमें उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। इसमें वैलिड टेस्ट डाटा पे हमने बात की थी कि वैलिड टेस्ट डाटा वो डाटा होता है जिसमें जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट, जो आपने एक लिमिट दी है, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, उसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वैलिड टेस्ट डाटा होगा। ठीक है जी, कि मैंने एक वैल्यू दी है, मैंने अपने एल्गोरिथम को वैल्यू देनी है 1 2 3 4 अप टू 50। सपोज मैं वैल्यू देता हूँ 52, जबकि मैंने लिमिट क्या रखी हुई 50, तो ये क्या है, आपका वैलिड टेस्ट डाटा नहीं है, ये इनवैलिड टेस्ट डाटा। फिर हमने बात की थी इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होगा, कि इनवैलिड टेस्ट डाटा दैट इज इनवैलिड विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम, जिसमें आपने जो लिमिट दी है उससे आप क्रॉस करें, तो ऐसी सूरत हाल में आपका इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। फिर हमने बाउंड्री टेस्ट डाटा किया था कि जिसमें सोल्यूशन जो है एक एक्सट्रीम वैल्यू तक जाए। ठीक है, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट, या ज़ीरो हो या बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट हो, तो ऐसी सूरत में बेटा आप बाउंड्री टेस्ट डाटा जो है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट था एब्सेंट टेस्ट डाटा। एब्सेंट टेस्ट डाटा में हमने बात की थी कि जैसे आप इफ़ द सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एटीएम मशीन पे एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप अपना कोड एंटर करते हैं, हर बंदे को नहीं पता होता। ठीक है जी,
आप फिर जो है आपसे कहा जाता है कि आप अपने आईडी कार्ड का नंबर एंटर करें, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एंटर करें। तो ये बेसिकली क्या है, एब्सेंट डाटा है जो आपको ही पता है और आपने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एंटर करना है। फिर हमने बात की थी कि रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में हमने बात की थी कि आप फॉर्मेट ही गलत दे रहे हैं, आपसे जो है वो एल्गोरिथम रिक्वायर कर रहा है नेम एंटर करें, आप उसकी जगह पर रोल नंबर एंटर कर रहे हैं, या रोल नंबर एंटर करना था आप नेम एंटर कर रहे हैं, जो है उसका फॉर्मेट ही गलत है, रॉन्ग। आप डेट ऑफ बर्थ जो है उसका फॉर्मेट जो है वो पहले डे मंथ ईयर है, आप गलती से जो है वो मंथ पहले दे रहे हैं, डे बाद में दे रहे हैं, ईयर बाद में एंटर कर रहे हैं, तो ये आपका जो क्या होगा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट होगा। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी ट्रेस टेबल की। ट्रेस टेबल बेसिकली क्या होता है, यहाँ उसकी डेफिनेशन गिवन है कि ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट द एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर देयर इज़ नो लॉजिकल एरर। इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि आपका जो एल्गोरिथम है उसके अंदर किसी किस्म का लॉजिकल एरर नहीं है, स्टूडेंट हम ट्रेस टेबल यूज़ करती है। फिर उसके हमने बताया था कि मल्टीपल रोज़ और कॉलम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि एक एल्गोरिथम है कि जिसमें स्टार्ट काउंट इज इक्वल टू 0, जब हम स्टार्ट करेंगे तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। फिर ये तमाम हाइट गिवन है, ये बेसिकली हमने कहा था कि एक फ़ुटबॉल टीम के लिए जो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं उसमें जो 144 सेंटीमीटर 164 उन्हें लिमिट रखी हाइट की। तो ये तमाम आपकी जो हाइट्स हैं गिवन है, यहाँ पे आप हाइट लेंगे, अगर हाइट जो है वो 44 से ज़्यादा है और 164 से लेस या इक्वल है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस काउंट में एक वैल्यू का इजाफा कर देगा। स्टेप 4 पे जाके फिर अगली हाइट लेगा, फिर चेक करेगा कि जो हाइट गिवन है वो अगर 144 से ज़्यादा और 164 से लेस या इक्वल है तो काउंट में इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो हर दफ़ा ये काउंट में इंक्रीमेंट कब नहीं होगा, जब वैल्यू 140 लेगा काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर जब 144 लेगा काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, फिर वैल्यू जब 143 लेगा काउंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो 3 दफ़ा जो है ये काउंट की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी जो है वो बार बार उसको काउंट में इंक्रीमेंट करता जाएगा। इसी का स्टूडेंट हमने ट्रेस टेबल बनाया था, जैसे स्टेप 1 में कोई चेंज नहीं हुई, स्टेप 2 में 0, ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या रखी हुई 0, ऊपर काउंट है, ये ऑल हाइट्स हैं, ये हाइट्स हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अब पहली हाइट क्या है 144, जैसे मैंने 144 दिया तो ये कंडीशन के मुताबिक है काउंट की वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ गई। फिर वैल्यू मैंने इनपुट करवाई 140, जब मैंने 40 एंटर किया तो ये कंडीशन के मुताबिक फॉल्स है तो काउंट में कोई इजाफा नहीं हुआ। फिर अगली वैल्यू मैंने इनपुट करवाई 155, ये कंडीशन के मुताबिक ट्रू है तो फिर काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर अगली वैल्यू मैंने 164 एंटर करवाई, ये कंडीशन के मुताबिक ट्रू है तो काउंट की वैल्यू 3 हो गई। फिर मैंने अगली वैल्यू एंटर करवाई 144, ये कंडीशन के मुताबिक फॉल्स है तो काउंट में देखें कोई चेंज नहीं आई, काउंट 3 ही रहा। फिर अगली वैल्यू मैंने एंटर करवाई 166, जो कि कंडीशन के मुताबिक ट्रू है तो काउंट की वैल्यू 4 हो गई। फिर मैंने अगली वैल्यू एंटर करवाई 160, जो कि कंडीशन के मुताबिक ट्रू है तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 5। और आखिरी वैल्यू मैंने एंटर करवाई 143 जो कंडीशन के मुताबिक ट्रू नहीं है, ठीक है, 144 से ज़्यादा नहीं तो काउंट की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो इसकी भी आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है। फिर बेटा हमने बात की थी वेरिफिकेशन मैंने बताया था क्या होता है कि टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर जिस मसले के लिए आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें हमने एक जो है वो इसमें हमने फाइंड किया था कि अगर सपोज करें कि आपने अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना, ठीक है, तो इसको बेटा हम वेरिफिकेशन कहेंगे। और वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि चेक करना कि आया ये प्रॉब्लम आपने करेक्ट तरीके से जो सोल्यूशन किया वो ठीक है या नहीं। तो ऊपर वाली एग्जांपल में ही अगर आपने चेक करना हो कि गिवन अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट दुरुस्त तरीके से फाइंड किया है या नहीं, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे वैलिडेशन। फिर इसके हमने एक कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट की थी कि आप किसी शॉप से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पिज़्ज़ा जो है वो चिकन का होना चाहिए, लेस स्पाइसी होनी चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। तो जब पिज़्ज़ा आपके पास आया, घर में आया, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, उसको जो देखा, इस चीज़ को इंश्योर किया कि क्या वो पिज़्ज़ा जो वो चिकन पिज़्ज़ा है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। फिर आपने उसको खा के देखा कि वो लेस स्पाइसी है, अच्छा टेस्ट है, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे वैलिडेशन। तो ये बेटा ये आज का आपका लेक्चर था। आई होप आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स
आपने ख़ुद भी इसको ज़रा घर में थॉरली इन टॉपिक को रीड करके देखना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है ना उसको सॉल्व करें। तो इस तरह फिर हमारा आफ्टर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद हम जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हमारा चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।